में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सर्टेन कंडीशंस को, एलिमेंट्स को चेंज कर दिया था। जैसे वर्किंग आवर को घटा दिया था, रेस्ट इंटरवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, सुपरविजन बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया था, बहुत इजी कर दिया था, सोशल इंटरेक्शंस को अलाउड किया था। सोशल इंटरेक्शंस मतलब जहां पे ग्रुप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या ग्रुप मेंबर्स आपस में शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सब चीज करने के बाद जो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो भी था कि जो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल तरीका रहा है, elongated working hours, very tight supervision, very strict supervision, no informal talks are allowed, informal setups, इन सब से काफी अच्छा और काफी बेहतर रहा था ये चेंजेस करने के बाद। उसके बाद मास इंटरव्यू प्रोग्राम, ये तो देखा ही गया। उसके बाद एक एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया गया जिसके साथ ये किया गया था, एंड दे आल्सो रिस्पॉन्डेड कि हमें इस तरीके से काम करने में ज्यादा अच्छा लगा और हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, स्ट्रेस भी कम हुआ हम लोगों को काम करने का, वर्क रिलेटेड कोई इश्यूज भी होता था तो जल्दी खत्म हो जाता था। सो मास इंटरव्यू प्रोग्राम में भी इसी चीज को ज्यादा वेटेज दिया गया कि अगर इस तरीके का अप्रोच रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। एंड फाइनली ही डिड द लास्ट एक्सपेरिमेंट with 14 workers, or the group of 14 workers, and there they observed the behavior of the employees without giving any instructions, any guidelines. They just watched and observed the behavior of these 14 workers, how they mingle with each other, how they talk, and how they carry out the work of the organizations. इन चारों एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, दिस इज लाइक दैट कि सबसे पहले तो फैक्ट्री क्या है, सिर्फ पैसा कमाने का एक टेक्नोलॉजी के यूज से, मशीनों के यूज से प्रोडक्शन करके पैसा कमाने का ही सिर्फ एकमात्र सोर्स नहीं है। इसके अलावा ये एक और सोर्स है, किस चीज का, जो आपके सोशल लाइफ का, जो आपके साइकोलॉजिकल लाइफ का भी हिस्सा है, क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल नीड्स, अब नाउ आपको मालूम है कि साइकोलॉजिकल नीड्स, अच्छा आपको नहीं मालूम होगा, बैच 1 वाले को मालूम है, विल कम टू दैट पॉइंट। तो साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, यानी जो आपके फ्रेंड्स, ग्रुप्स, बातचीत करने का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी आपका यहाँ पूरा होता है, और साथ ही आपका सोशल, यानी जो ग्रुप फॉर्म करके आप रहते हैं, तो सोशल साइकोलॉजिकल दोनों नीड्स पूरा होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही काम करता है, इकोनॉमिक यूनिट तो है ही, साथ ही साइको सोशल यूनिट भी है। ठीक है। दूसरा था द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, या फिर किसी भी लोगों को जब आप ऐसे ही छोड़ देते हैं किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में, किसी भी पार्क में बैठा देते हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप ही, आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता किसी को, वो अपने आप ही एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जहां पे वो अपने टेस्ट, अपने हॉबीज, अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ उनका एक ग्रुप तैयार हो जाता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं होती है। स्पॉन्टेनियसली पीपल क्रिएट सच इनफॉर्मल ग्रुप्स, और इस इनफॉर्मल ग्रुप्स को किसी भी गाइडलाइन से, किसी भी इंस्ट्रक्शन से, पॉलिसी से नहीं चलाया जाता है। ये खुद ग्रुप मेंबर्स अपनी नॉर्म्स, अपने वैल्यूज, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खुद डिसाइड करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? मैं थोड़ा रिवीजन में भी जा रही हूं। ठीक है, किसी को डाउट होगा, जो बाद में बच्चे आए थे इस क्लास में, तो वो पूछेंगे। ठीक है। थर्ड है फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन है, जो हम वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे थे पहले, की वर्किंग कंडीशन अगर बेहतर है, ठीक है ना, सारे वर्किंग कंडीशन बेहतर है तो इफिशियंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वही बात यहाँ करती है कि अगर फिजिकल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अगर बेहतर है तो उसका असर हमारे मोरल पे, हमारे प्रोडक्टिविटी पे तो पड़ता ही है। लेकिन साथ ही क्या होता है, दीपांशु और आदित्य, आप लोगों को बोला है कि वीडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग। शिवम, यस मैम। आदित्य, हाँ यस मैम। ऑन रखिए, मुझे ऐसे। मैम हम तो ऑन रखे थे, आप ही बोलिए ऑफ कर लीजिए। कोई अरे मैंने ऑफ कर लीजिए किसको बोला, बताओ? ऑफ करते तो कभी बोल ही नहीं सकते ना। मैंने कहा कि क्या मैंने बोला है आप लोगों को कि ऑफ कर लीजिए? नाउ कम टू दिस पॉइंट, फिजिकल कंडीशन यानी वर्किंग कंडीशन। अगर वर्किंग कंडीशन ठीक है तो इसका असर हमारे
पॉजिटिवली हमारे प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, राइट, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में। लेकिन इससे ज्यादा असर किस चीज का पड़ता है? हमारे कामकाज पे फिजिकल कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद फर्दर उसको इन्हांस करने से कोई असर नहीं होता। लेकिन जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो हमारे रिलेशनशिप हमारे कलीग्स, हमारे बॉस, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, जो हमारे सुपरवाइजर का हमारे साथ एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इनका असर हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ जनरल रिसर्च conclusion that the people don't leave their organization, people usually leave their bosses. कोई भी अपने काम को नहीं छोड़कर जाता। अगर वो कोई ऑफिस छोड़ता है, रिजाइन करता है, तो बेसिक रीजन देखा गया है कि अगर आप पूछेंगे तो वो बोलते हैं बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर और बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गोइंग वेल विद देयर सुपरवाइजर्स, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट देयर जॉब। तो ये बेसिक रीजन है। इसीलिए सुपरवाइजर का एटीट्यूड, वहां जो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उससे आपके नीड्स कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये ज्यादा आपके प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। थर्ड है, यूजुअली द वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर कोई एक इंडिविजुअल, अगर वो ग्रुप का मेंबर है और एक आध इंडिविजुअल कहीं इधर उधर कोई स्टेटमेंट देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल का अपना ही मत हो सकता है कि वो पूरे ग्रुप का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो ऐसा मानना हो, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट ग्रुप थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो कोई भी वर्कर, कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी की तरह नहीं रिस्पॉन्ड करता, बल्कि वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स होते हैं, बोलते तो लीडर्स है लेकिन वो अपने पूरे यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, राइट? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्कर्स आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन। अगेन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट नहीं है, साइको सोशल यूनिट भी है, उसी तरह वर्कर्स भी सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं होते। यानी कि वर्कर्स को सिर्फ पैसे से मतलब नहीं होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पैसे नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, प्राइमरी है, ये सब मैं मानती हूँ, लेकिन वो सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है। क्योंकि मैंने आपके क्लासेस में जब ये बताया होगा तो बताया होगा कि पैसे तो मान लो कि हमने आपको जितना देना है दे दिया, लेकिन उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं दिया, उस तरह का आपको एडवांसमेंट या ग्रोथ का ऑप्शन नहीं दिया, या फिर आपको कोई रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो क्या होता है? यू फील डीमोटिवेटेड। पैसे मिलने के बाद भी आप डीमोटिवेटेड, इसका कुछ तो मतलब होता होगा। मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेशन फॉर आवर वर्क, इज इट? है क्या? किसी बच्चे ने कही थी जाहिर सी बात है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम नहीं देंगे, पैसे देंगे लेकिन काम नहीं देंगे, then from where you derive the job satisfaction? जॉब सेटिस्फैक्शन नाम का कुछ चीज है ना इस दुनिया में, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप अपने टैलेंट का, अपने स्किल का यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए काम जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही उनको रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अवार्ड, चैलेंजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भी चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल लीडर्स। इनफॉर्मल लीडर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग ग्रुप नॉर्म्स। इनफॉर्मल लीडर्स का क्या मतलब हुआ, मैं बताती हूँ। इनफॉर्मल लीडर्स लाइक, अभी आप कॉलेज में हैं, तो आपके सपोज करिए आपके जो टीचर्स हैं वो आपको फॉर्मली, हम आपको अगर कुछ असाइनमेंट देते हैं या कुछ ऑर्डर्स देते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हमारा और आपका क्या रिलेशनशिप है? फॉर्मल रिलेशनशिप तभी देते हैं, वरना हम आपके भाई को नहीं देते, आपके बहन को नहीं देते, आपके घर में और भी लोग हैं उनको कुछ बोलते हैं क्या? नहीं ना। सिंस हमारे और आपके बीच में ये फॉर्मल रिलेशन है कि आप हमारे स्टूडेंट और हम आप लोगों के टीचर हैं, तो दैट्स व्हाई वी गिव यू सर्टेन थिंग्स टू से, सर्टेन असाइनमेंट टू परफॉर्म, राइट? लेकिन जो इनफॉर्मल लोग हैं, अब आप लोगों ने जब अपना ही एक ग्रुप बना करके यहाँ पे रंगोली कंपटीशन किया था, तो उसमें कोई टीचर नहीं थे जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे क्या? नहीं No, ना, ma'am. आपको एक फॉर्मल गाइडलाइन दे दिया गया था कि Ma'am. आपको ऐसे करना, अदरवाइज सब कुछ आपको खुद करना था। उस ग्रुप में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उस ग्रुप में भी आपको कोई एक ऐसा मिला होगा जिसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली होगी, इनिशिएटिव लेकर के अपने आप ही। ऐसा था क्या किसी के ग्रुप में कोई ऐसा? हाँ मैम।
हाँ ना, हर एक ग्रुप में ऐसा होता है। चलिए ठीक है, हर एक ग्रुप में ऐसा होता है कि कोई ना कोई लीडर इमर्ज हो जाता है। कोई ग्रुप मेंबर उसको चुनता नहीं है, उसको वोटिंग नहीं करता है कि नहीं तुम हमारे लीडर बन जाओ, हम तुम्हारी बात मानेंगे, नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी या फिर उसकी जो इनिशिएटिव लेने की क्षमता है या फिर उसकी एक लीडिंग, उसके अंदर एक गुण है कि वो लीड ही करेगा, जहां रहेगा यहाँ रहेगा, और उसको कोई फायदा नहीं होता है, बस उसके अंदर ये एक गुण है, तुम समझ लो। तो उस क्वालिटी के कारण वो क्या करता है, लीडर बन जाता है। सच लीडर्स आर इनफॉर्मल लीडर्स। वो जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं, जो अपने आप ही उस ग्रुप का को अगुवा बन जाता है, ग्रुप को लीड करने लगता है, उस लीडर्स की बात हम ज्यादा मानते हैं। क्यों ज्यादा मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि उस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ही बेयर कर रखा है। ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसका रिस्क होगा, ज्यादा अच्छा होगा तो उसकी वो अचीवमेंट होगी, राइट। तो ऐसे इनफॉर्मल लीडर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी काम को करवाने, क्योंकि फॉर्मल लीडर्स हैं, बॉसेस हैं, उन्होंने बोल दिया, ठीक है हम बोल दिए यस सर यस सर यस मैम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है कि यार कितना सारा काम दे दिया है, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। बट जब आपका कोई ऐसा लीडर जिसको आपने लीडर माना है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ काबिलियत है, और वो आपको ऐसे ही हालत में आपसे हेल्प मांगेगा, आपको बोलेगा 2-4 घंटा रुक करके आज ये काम खत्म कर लेते हैं, तो आप होल हार्टेडली तैयार हो, हाँ भाई ठीक है कर लेते हैं आज ही, कल कोई झंझट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इनफॉर्मल लीडर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में भी, उस किसी भी काम को खत्म करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को भी, किसी डिस्प्यूट को भी सुलझाने में भी मदद ज्यादा करते हैं। ठीक है, the managers must understand, and finally this is the duty of a manager to identify the interpersonal relationship between the group members। किसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मैनेजर्स को पता होना चाहिए। अगर जब भी वो काम असाइन करेंगे, मेक श्योर कि वो वैसे लोगों को ज्यादा एक साथ रखें जिनके आपस में ज्यादा जमती हो, और वो एक लाइक माइंडेड पीपल है, एक तरह से सोचते हैं और एक तरह से काम करते हैं, और कम डिस्प्यूट्स होता है जिनके बीच में। क्योंकि अगर कोई दो हम कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटी को एक साथ रख दे तो पता चले काम करने से ज्यादा आपस में झगड़ा करने और उनको झगड़ा सुलझाने में ज्यादा टाइम जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए ये मैनेजर की ड्यूटी होती है जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज कि किन के बीच में कैसे ग्रुप रिलेशंस या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपके व्यक्तिगत संबंध दूसरों के साथ कैसे हैं। ठीक है, राइट। ये सारे कंक्लूजन था, ये सब कंक्लूजन था, ठीक है ना, एल्टन मायो के हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट को किसी ने क्रिटिसाइज भी किया, क्रिटिसाइज चूंकि ये अभी भी प्रिवेलिंग है और अभी भी इसको पूरा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में ये फाउंडेशंस की तरह काम करता है। बट द नेगेटिव साइड ऑफ दिस experiment is that it was conducted on a very small amount of population, small number of people, 400 500 किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के ऊपर कंडक्ट किया गया था। एक टर्म होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी को मालूम है? कोई एक बिहेवियर जो जनरलाइज किया जाता है, मतलब कि सामान्य मान लिया जाता है कि यही बिहेवियर हर एक का होगा। बहुत अच्छा शाबाश। जनरलाइज करने का मतलब किसी के भी एक बिहेवियर को देख करके, जब हमने ये एक एरर है अपने आप में, इस तरह का एरर हम और भी पढ़ेंगे आगे जाएंगे, तो हैलो इफेक्ट बोलते हैं इसको, एवरेजिंग बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, अलग अलग नाम भी है। पर जनरलाइजेशन मतलब कि आपने एक आध कैरेक्टर्स को देखा और आपने एक टैगलाइन बना लिया कि ये बहुत अच्छा है या फिर ये बहुत खराब है। ठीक है, एक दो कैरेक्टर से आपने किसी के बहुत अच्छाई की गारंटी दे दी या किसी के बहुत खराब होने का आपने दावा कर दिया। दिस इज जनरलाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ जनरलाइज करना है, यानी कुछ आपको ऐसा करना है जो सब पे इंप्लीमेंट होता है, तो जो आपका पॉपुलेशन साइज होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। टेक 25%, 30%, 40% ऑफ द पॉपुलेशन साइज, पूरा का पूरा जो तुम्हारा सैंपल है उसका लो, एंड देन यू से कि ऐसा है ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपने 400, 500, 1000, 2000 लोगों पे ये रिसर्च किया है और आप पूरे वर्ल्ड के लिए इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है, लोग इसी चीज से मोटिवेटेड होते हैं और इस फलाने चीज से डिमोटिवेटेड होते हैं या काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका सैंपल साइज बहुत छोटा था, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये एक क्रिटिसिज्म है इसी पॉइंट का, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के अलावा, इसके बावजूद भी
इस हॉथरन एक्सपेरिमेंट को एक बेसिस माना गया है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का, और इसी बिहेवियरल साइंस को हम आगे पढ़ेंगे मास्लोज, हर्ट्जबर्ग और मैग्रीगर्स थियरी में। ठीक है, इसके ठीक बाद हम वही शुरू करेंगे एंड देन पीटर ड्रकर करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें कौन कौन ऐसी चीजें हैं जिसको कि जनरलाइज मान लिया गया था? हाँ, इसमें जनरलाइज ये माना गया था कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट किया और आपने देखा कि इनफॉर्मल लीडर्स आर मोर इन्फ्लुएंसिव। आपने देखा कि सुपरविजन अगर कॉर्डियल कर दिया जाए और कम टाइमिंग कर दिया जाए, रेस्ट पीरियड ज्यादा बढ़ा दिया जाए और सर्टेन एलिमेंट्स को चेंज कर दिया जाए तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन आपने लोग ऐसा मास इंटरव्यू में आपने देखा, आपने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपको कौन सा ज्यादा तरीका अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इसमें कम स्ट्रेस हुआ। तो आपने क्या किया, बहुत कम लोगों से ये सब पूछा और उनके बेसिस पे ही आपने एक मास लेवल के लिए टू द वर्ल्ड एट लार्ज आपने ये घोषित कर दिया कि यही सच है। समझ में आया? यही चीज होता है कि कम लोगों पर ये सब चीजें पूछी गई और उसको सबके लिए। अब देखो, मान लो मैं ये बोलूं कि बिहार के लोगों को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, मेरा एक रिसर्च का मान लो ये एक वो है, तो ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पटना के 100 लोगों का 200 लोगों का इंटरव्यू लो और उस बेसिस पे बोल दो, तो ये गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मधुबनी के लोगों को लिट्टी चोखा पसंद नहीं हो, उनको कुछ और पसंद हो, राइट? दरभंगा के लोगों को, कि हमारा बिहार तो अपने आप में एक इंडिया है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो बिहार में कौन सा डाइवर्सिटी कम है? हर 300 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल रहा है, हर 300 किलोमीटर पे खाने पीने का टेस्ट चेंज हो रहा है, हर 300 किलोमीटर पे ट्रेडिशंस बदल रहा है। मैं यहाँ पटना में होते हुए बोलूं नहीं हमारी तरफ ये नहीं होता, हमारी तरफ ये होता है। समझ में आ रहा है? कुछ पूरे महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन होता है, पूरे बंगाल में एक ट्रेडिशन होता है, लेकिन हमारे बिहार में मल्टीपल ट्रेडिशंस है, तभी मुझे बोलना पड़ता है कि हमारी तरफ ये होता है। एंड देन मुझे लगता है कि ये चीजें यहाँ पर डिफरेंट है, ये चीजें वहां पे, तभी मैं बोलती हूँ कि ठीक है, बगिया हमारे यहाँ भी बनता है, पिट्ठा आपके यहाँ भी बनता है, मतलब पटना में बनता है, बट देन हमारे यहाँ इतना ज्यादा उसका ट्रेंड नहीं है जितना पटना में है। ठीक है, क्योंकि पटना में हर आदमी के घर में बनता है, मुझे बनाने नहीं आता, तो मेरी दादी ही बनाती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? समझ में आया? क्योंकि वो है हमारे यहाँ भी, लेकिन इतना प्रचलित नहीं है। तो आप मधुबनी के मुट्ठी भर लोगों पर कोई रिसर्च करके पूरे बिहार के लोगों को इम्प्लीमेंट करोगे तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन करना, जो कि सही नहीं है। समझ में आया? अगर करना है तो आप हर 300 किलोमीटर पे जाइए, 50-50 लोगों का सैंपल क्रिएट करिए, उनसे रिसर्च करिए और तब आप फाइनलाइज करिए ऐसा है या नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। मैम। ठीक है, अब हम आते हैं बिहेवियरल साइंस पे। इसके बाद ये सब जो था, ये सब ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे रिसोर्सेज है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ह्यूमन साइड, जिसको इससे पहले क्लासिकल थियोरी और प्री साइंटिफिक थियोरी में इस तरीके से डील नहीं किया गया था, उसको नियो क्लासिकल थियोरी में हाईलाइट किया गया। ठीक है ना, जो अभी तक मिसिंग था कहीं पर। उस बेसिस पे एक पूरा का पूरा बिहेवियरल साइंस बना, जो बीसीए के बच्चों को तो नहीं, लेकिन बीबीए और बीबीएम के बच्चों को आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ना है, जिसको हम ओबी बोलते हैं, बिहेवियरल साइंस एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमेनेटेड ड्यूरिंग 1950 to 1960। यानी इस दौरान इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे रिसर्च और थियरीज आए, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या था? इसमें बेसिकली पढ़ना होता है पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, एटीट्यूड, वैल्यूज, मोटिवेशंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप कैसे करेंगे। अब देखो, नॉर्मली हम कॉन्फ्लिक्ट्स को निगेटिव ही समझते हैं ना। कोई बोलता है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे बीच में, तो हम समझते हैं ये गलत चीज है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। यस, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, बट हम जब कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि ऑल द टाइम कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट निगेटिव। समझ में आया? ऑल द टाइम स्ट्रेस इज नॉट निगेटिव। जो कॉन्फ्लिक्ट भी है वो हमेशा निगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर हम हमेशा हाँ में हाँ मिला देंगे तो जो आदमी बोलने वाला है वो मान लो अगर कुछ गलतियां भी कर रहा है, देखो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब अमित बोलेगा हाँ और मैं काटूंगी उस बात को, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके, अब हमेशा ही मैं अमित के हाँ में हाँ मिलाते जाऊं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि अमित भी गलती करे, या मैम भी गलती करे, या फिर मेरे बॉस भी गलती करे, हो सकता है। अगर मैं हमेशा यस 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 सर यस सर यस सर बोलूंगी तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? यस मैम। ठीक है, मुझे इससे एक स्टोरी भी याद आ गया, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे ये जल्दी कवर अप करके ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचना है। ओके,
तो ये हमेशा रहने दो, फिर कभी बाद में। तो ये यस यस करने से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ भी नहीं होगा, चीजें वैसे ही रह जाएगी जैसा एक आदमी बोल रहा है। मे बी अगर आप उसको बात को काटोगे तो क्या होगा, और ज्यादा डिस्कशन होगी। और जब ज्यादा डिस्कस, पुराने जमाने में आपको याद है कि जो विद्वान लोग थे वो आपस में क्या करते थे, क्या बोला जाता था उसको, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, करेक्ट, वेरी गुड, शास्त्रार्थ करते थे, यानी क्या, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, और तब वो जाकर के सबसे ऊपर के कुछ विचार पे पहुंचते थे जिसको फाइनलाइज किया जाता था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट है हो ही ना, अगर ये डिबेट हो ही ना, अगर कोई किसी को बोले ही नहीं कि सर इसको तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमेशा एक ही तरीके से काम चलते आएगा। और हम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़े हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं किसी काम को करने के लिए, वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल वे। वो हम बेस्ट पॉसिबल वे पर कब पहुंचेंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही नहीं तो। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सर्टेन लेवल तक जरूरी भी है। अगर हम नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा पुराने तरीके से काम करते रहेंगे और ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए सर्टेन लेवल का कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, और अगर उससे ज्यादा बढ़ता है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि कैसे ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो इन सब चीजों का स्टडी करते हैं हम बिहेवियरल साइंस में। छोड़ो, आपको ये पढ़ना नहीं है इसलिए इसके अंदर नहीं जाते, बस आप ही अपने लिए इतना ही समझ लीजिए कि बिहेवियरल साइंस में वी स्टडी डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। नेक्स्ट, कंटिंजेंसी अप्रोच पे चलते हैं। कंटिंजेंसी अप्रोच का क्या मतलब, म्यूट कर लो, अगर नहीं कुछ बोलना है तो म्यूट कर लो प्लीज। कंटिंजेंसी अप्रोच, मैंने कॉन्टिंजेंट का मतलब बैच 1 के बच्चों को तो बताया, कोई बताएगा मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। फ्यूचर एक्शंस पे जो डिपेंडेंट। वेरी गुड। अगर कोई काम फ्यूचर इंसिडेंट पे, किसी काम का होना या ना होना फ्यूचर के किसी इंसिडेंट पर डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट इवेंट। कॉन्टिंजेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि आप ये चीज होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ये ठीक है, चलो देती हूँ मैं आपको एग्जांपल। सपोज करिए कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया, किसी को भी प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपना मैं आपका कॉपी, सॉरी ये आपको नहीं बोल सकते हम, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं सपोज करो कि मैंने आपको, अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं आपका क्लास मैनेज कर दूंगी, मैंने अपने किसी कलीग को बोला, ठीक है ना। अगर 1 से 2 में फ्री रही तो आई विल मैनेज योर क्लास ड्यूरिंग दैट टाइम इन योर एब्सेंस, ठीक है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे जा रहा है, बोल रहा है मैम क्या आप मेरा क्लास कर दीजिएगा, आप फ्री रहिएगा तो, एंड माय स्टेटमेंट इज आई विल मैनेज योर क्लास, आई विल एंगेज योर क्लास इफ आई वाज फ्री, इफ आई विल बी फ्री ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। तो अब ये कॉन्टिंजेंट हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपका क्लास तभी कर सकती हूँ मैनेज अगर मैं उस समय में फ्री रहूंगी, मतलब राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं उस समय में फ्री रहूंगी या नहीं रहूंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्री रहूंगी तो आपका क्लास कर दूंगी। समझ में आया, फ्यूचर में मेरा वो क्लास एंगेज करना इस बात पर निर्भर करता है, अगर मैं फ्री हूं तो करूंगी, नहीं हूं तो नहीं करूंगी। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। और इसको मैं अभी बता नहीं सकती कि मैं उस समय फ्री रहूंगी या नहीं रहूंगी। ये एक एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि मैं कोई व्यापारी हूँ, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती हूँ, मान लेते, थोड़ी देर के लिए नहीं करती हूँ लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मेरा कोई सामान आ रहा है, सपोज करो कि जर्मनी से कुछ सामान आ रहा है मेरा, ठीक है, और मैंने किसी दूसरे सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉमिस किया है कि वंस आई रिसीव ऑल माय शिपमेंट आई विल गिव यू 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉट टू यू, ठीक है ना, जो भी आ रहा है उस लॉट का मैं आपको 50% आपको दे दूंगा, ठीक है, दे दूंगी। तो ये मेरा 50% देने का जो प्रॉमिस है वो कब फुलफिल होगा, जब मैं शिपमेंट रिसीव कर लूंगी, है ना। उससे पहले तो नहीं। मान लो मेरा शिप पहुंचा ही नहीं, मेरा शिप डूब गया दरिया में, ठीक है ना, नीचे डूब गया, मेरा सारा सामान खराब हो गया, अब वो बोले कि नहीं, यू हैव प्रॉमिस मी, नाउ यू हैव टू परफॉर्म, राइट, यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, तो क्या मैं कर सकूंगी? नहीं। ये प्रॉमिस को फुलफिल करना, इस प्रॉमिस को फुलफिल करना इस बात पर डिपेंडेंट था जब मुझे रिसीव हो जाएगा शिपमेंट तब। तो इसीलिए ऐसे काम को कॉन्टिंजेंट काम बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट इवेंट बोलते हैं, जब किसी फ्यूचर इवेंट के होने पर इस प्रॉमिस का फुलफिल होना डिपेंड करता है।
ठीक है, सिंपल, अब तो समझ में आ गया कॉन्टिंजेंट किसको बोलते हैं ना। कॉन्टिंजेंट अप्रोच क्या बोलता है? कॉन्टिंजेंट अप्रोच मैनेजमेंट में भी है। जॉन वुडवार्ड ने 1950s में इस अप्रोच के बारे में बताया था कि ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, साइंटिफिक देखा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क देखा, और हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में इतना सारा ह्यूमन अप्रोच देखा। सब कुछ देखने के बाद भी मैनेजमेंट में सर्टेन चीजें हैं जो फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जिसको अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी आपके किसी भी प्लान का या किसी भी बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना या फेल होना 100% किसी भी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर सिचुएशंस, राइट? लाइक एरिक युआन ने ये जूम प्लेटफॉर्म बहुत दिनों से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कुछ 3-4 साल पहले का इनोवेशन नहीं है, बहुत पुराना ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग ऑफिशियली अपने कामों को पूरा करने के लिए वर्चुअली कनेक्ट होते थे, बट इट इज नॉट इन सो मच ट्रेंड, ठीक है ना। बट जब ये कोरोना काल आया एंड धीरे धीरे लोगों ने सर्च करना शुरू किया इस ऑप्शंस के बारे में कि कैसे हम दूर रहते हुए भी अपने काम को आगे बढ़ा सके, देन पीपल कम अप विद जूम कि अरे जूम एक है जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ठीक है, बहुत सारे इसमें लूप होल्स थे, मैंने कहा ना शुरू में, बहुत सारे लूप होल्स हर एक व्यवस्था में होता है, इसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है, राइट। तो इसमें भी कुछ कुछ लूप होल्स थे जिसको बाद में उन्होंने अपग्रेड किया, ठीक किया, और अब ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ आपके कंट्रोल में, यानी जो मीटिंग करने वाला होता है होस्ट, उसके कंट्रोल में लगभग सब कुछ है, राइट। तो ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच था कि एरिक युआन को इस टाइम में, जब सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैंडेमिक एक नेगेटिव सिनेरियो है, ठीक है ना, सारे बिजनेसेस को चौपट कर रहा है, एक तरफ से पढ़ाई लिखाई जो भी काम है सबको चौपट करने पे लगा हुआ है, वहीं पर एरिक युआन के लिए एक फ्लोरिशिंग अपॉर्चुनिटी है। यस और नो? Yes, ma'am. यस, समझ में आया कॉन्टिजेंट अप्रोच। उसको पता नहीं था ये पैंडेमिक आने वाला है, ठीक है ना, उसको नहीं पता था कभी ऐसा हो जाएगा और मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मेरा जूम लोगों के घर घर तक पहुंच जाएगा। बट इट हैपेंड, क्योंकि फ्यूचर के सिचुएशन में ऐसा समय आना था, आया, और वो उसके लिए फेवरेबल हो गया। समझ में आया? तो ऐसा ही कोई सिचुएशन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा कोई बिजनेस प्लान, जिसको मैनेजर 100% कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो फ्यूचर सिचुएशन पर जब किसी भी प्लान का सफल होना या उसका फेल्योर होने की संभावना होती है, तो उसको कॉन्टिजेंट अप्रोच बोला जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है बिजनेस में? मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी मैं होता है। बैचलर को और भी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ इसके अलावा भी। तो ऐसे होता है, राइट, क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, चलो उसके बाद चलते हैं अब क्वांटिटेटिव अप्रोच पे। क्वांटिटेटिव अप्रोच बिल्कुल आपके इंटरेस्ट का अप्रोच है। क्वांटिटेटिव अप्रोच में कैलकुलेशंस करते रहिए। अभी तक आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, सब लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैम किसी भी इवेंट का होने का वो मतलब एक क्या? यस, प्रेडिक्ट किसी भी या संभावना। और कुछ कोई बोल रहा है, किसी भी जो बोल रहा है उसको पूरा करने दो। संभावना व्यक्त किसी करना। भी इवेंट का होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रेडिक्शन कह सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बोलूं कि इस प्रोबेबिलिटी को जो आप पढ़ते हैं ना, वो यूं ही नहीं पढ़ते, इसको मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारा टेक्निक है जिसको डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसलिए बोला बिकॉज यू कैन कनेक्ट, यू कैन रिलेट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई काम अगर हम अभी करेंगे तो क्या चांसेस है कि ये सक्सेसफुल होगा और क्या चांसेस है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट। आप प्रोबेबिलिटी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी का रेशियो आएगा कि ये चीजें होने की संभावना ज्यादा है, आप उस काम को करेंगे। और जितना बार वो दिखाएगा कि नहीं भाई तुम करके देख लो लेकिन ज्यादा चांसेस है कि यू लूज दिस थिंग्स, राइट, आप उसको नहीं करेंगे। समझ में आया? ये क्वांटिटेटिव डिसीजन, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज करके होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी एक तरीका है, गेम थियरी दूसरा तरीका है, लीनियर प्रोग्रामिंग तीसरा तरीका है, पर्ट सीपीएम भी इसका एक तरीका है। पहले इस क्वांटिटेटिव अप्रोच को बहुत पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए
आर्मीज में यूज किया गया था, ठीक है ना, डिफेंस ने इसको पहले यूज किया था, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वहां पे काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने जो क्वांटिटेटिव अप्रोच से सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया और चीजों को पहुंचाया एक जगह से दूसरी जगह पे, तो फिर क्या किया गया कि इसी को जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये ऑलरेडी यूज था और ऑलरेडी टेस्टेड था कि ये अच्छा काम करता है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन मेकिंग में यूज करने लगे मैनेजर लोग भी। इसमें दो टेक्निक है, ठीक है ना। पहला तो है मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशन रिसर्च। ये ऑपरेशन रिसर्च बेस्ड ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने के बाद से और भी इजी हो गया है, साइंटिफिक टूल्स और प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन सब चीजों को, जिसमें कि वही है, प्रोबेबिलिटी है, गेम थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे टेक्निक्स हैं जो आपको बताता है कि कितना परसेंटेज चांसेस है किसी भी इवेंट के होने का, सक्सेसफुल होने का या फेल होने का, जिसके बेसिस पर आप फाइनल डिसीजन लेते हैं। Similarly, productions and operations है. Productions and operations is actually related with production department. अब production department को क्या क्या करना पड़ता है, तो मटेरियल को प्रोक्योर करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैपेसिटी प्लानिंग यानी कहाँ पे कितना हमारा मशीन रहेगा, क्या हमारी कैपेसिटी रहेगी वहां की प्रोडक्शन की, कितना हम वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, सब वहां का फैसिलिटी लोकेशन यानी कि जहाँ पे हमारा वो साइट रहेगा उसका लोकेशन क्या रहेगा, प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे हम, समझ में आ रहा है। इसका भी डिसीजन लेते हैं, लोकेशन पर डिसीजन लेना। लोकेशन अगर बहुत दूर है रॉ मटेरियल से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोकेशन हम मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा नजदीक रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। गवर्नमेंट का नियम है कि 25 किलोमीटर अगर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहां पर आप कोई फैक्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन जाएगा। तो आपको लोकेशन का डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि कहाँ हम अपने इस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करेंगे। क्लियर? इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेना होता है। कितना सामान ऑर्डर करे, किस क्वांटिटी में ऑर्डर करे कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा पैसा क्या हो, बहुत सारा पैसा लॉक ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ, इन्वेंट्री में लॉक ना हो जाए, ठीक है। इन्वेंट्री अब हम बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट को, कि किस तरीके से हम कितना स्टोरेज रखे किसी चीज का जिसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर जो बहुत महंगा है उसको जस्ट इन टाइम ऑर्डर करें। जस्ट इन टाइम ऑर्डर करने का मतलब ठीक समय पर जब रिक्वायरमेंट हो सकता है ये काफी कॉस्टली हो या फिर हो सकता है ये पेरिशेबल थिंग है जो कि बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। समझ में आया? तो इसको समय जिस समय जरूरत है उसी समय ऑर्डर करेंगे। दीज थिंग्स ये भी हमारे मैनेजमेंट का हिस्सा है जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के लिए जरूरी है जानना। क्लियर हुआ? ये हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट का पार्ट है। और अब सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये, अब कॉन्टिजेंट अप्रोच में सिचुएशन दिया गया है, फ्यूचर सिचुएशन में डिपेंड करता है किसी काम का होना या फिर नहीं होना, सक्सेसफुल होना या फिर फेल होना, फ्यूचर के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिचुएशन टर्म को नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे इन्वायरमेंट टर्म को यूज किया गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है बैच 1 में भी, बैच 2 में भी, मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था आपके बोर्ड पे, मुझे ऐसे याद आ रहा है। क्या था ना? यस मैम। यानी कि तुम लोग बहुत शैतान हो रिवीजन हो गया को रिपीट करने में। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देखो जो इतने आगे हम लोगों को जाना, और हमारा भी एग्जाम, मतलब आप लोगों का ही एग्जाम आएगा तो खत्म कर लेते तो अच्छा होता। मुझे से कोई रिपेंट नहीं है आपको ये सब चीज दोबारा पढ़ाने में, पर मुझे याद आ गया अभी। दिन हो गया था ना मैम, भूल गए। अच्छा ठीक है, चलिए इसी तरह धीरे धीरे शैतानी भी बचपन की भूल जाइए, ठीक है ना, उसको भी बहुत दिन होने दीजिए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि रिवीजन हो गया हमारा। नाउ सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट एंड होल ऑफ द इंटायर सिस्टम। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट को इंक्लूड करते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत कुछ आता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल चेंजेस, डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफी मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशंस का जो एज का रेशियो है, उसका जेंडर का रेशियो है, पढ़े लिखे होने का अनुपात है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, क्या उनका आय है, क्या बोलते उसको, इनकम है, हाँ क्या उनका इनकम है, ये सारी चीज डेमोग्राफी में आ जाते हैं।
ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला करके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसमें से कहीं पे भी कुछ चेंजेज आता है तो उसका असर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। मैंने बोला इनकम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस पे भी ऑर्गेनाइजेशन का असर पड़ता है। आप मुझे बता सकते हो कोई एक एग्जांपल की, अगर इनकम ग्रुप कमाने वाले लोग ज्यादा हैं वहां पे तो कैसा असर पड़ेगा, और कम कमाने वाले लोग हैं अगर उस ज्योग्राफिकल एरिया में तो क्या असर पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे? कोई भी? अपने मन से बोलो, मैं इतने सारे एग्जांपल्स देते रहती हूँ। मैम अगर कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही प्रीत ठीक से। फिर से एक बार ट्राई करो, आवाज नहीं आ रही थी। किसी और को जा रही थी क्या? यस मैम, हम लोग को आ रही है मैम। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ नेटवर्क इशू होगा। फिर से एक बार बोल दो। मैम अगर कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे किसी भी एरिया में तो उस एरिया के ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर कमाने वाले क्यों लोग कम क्यों होंगे क्यों 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 कि क्यों मैम बढ़ेगा? ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइजेशन के काम में। क्योंकि ज्यादा लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है, खर्चा करने की जो क्षमता है वो बढ़ी हुई है वहां पे। समझ में यस आया? मैम, हाँ स्पेंडिंग इसीलिए कैपेबिलिटी भी बढ़। हाँ यही बात है कि अगर ज्यादा लोग कमाते हैं, कम एज ग्रुप के भी लोग कमाते हैं और वहां पे ज्यादा आय का सोर्सेज है तो वहां पे जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है लोगों की, कस्टमर्स की, वो बढ़ी रहती है और वो ज्यादा सोचते नहीं, किसी चीज को खरीदने से पहले खरीद लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और वो बहुत कुछ ऐसा भी कंज्यूम करते जो मैंडेटरी नहीं है, जो लग्जरी आइटम है उसको भी खरीद लेते हैं। लेकिन वैसी एरियाज में जहां पर ये इनकम कम है, लिमिटेड है, वहां पे लोग सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो यही है रूरल एरियाज का फंडा कि रूरल एरिया में आपको कोई मॉल या कोई रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि लोग वहां पे फालतू का खर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, राइट? अब इसका भी असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है। मैंने बाकी टेक्नोलॉजी का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, इन सब का तो एग्जांपल आपको दिया था, पर डेमोग्राफी का एग्जांपल नहीं दिया था जो अभी आपको मैंने बताया। तो ये सारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसमें किसी भी तरीके का चेंज होगा, इसका असर आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे भी, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी, उसके बैलेंस शीट पे भी। तो ये जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स यानी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही लेता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में अपने मशीनरी, अपने टेक्नोलॉजी, अपने एम्प्लॉयज, अपने मटेरियल्स को यूज करके, प्रोसेस करके आउटपुट बनाता है। और ये आउटपुट कहाँ जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है, वहीं के लोग उसको यूज करते हैं और फिर फीडबैक अगेन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट या आपका ये सर्विसेज कैसा रहा, लोगों ने इसको पसंद किया या नहीं किया, उसके बेसिस पर फर्दर प्लानिंग की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पार्ट है पूरे सिस्टम का, पूरे इन्वायरमेंट का, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों होता है। और दोनों ही इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंजेज होगा तो उसका असर कहाँ दिखेगा? ऑर्गेनाइजेशन पे, मैनेजमेंट पे दिखेगा। ठीक है? Yes, ma'am. So now we are finally done with this evaluation chapter, and from next class we'll start behavioral approach of management, and then we'll start Peter Drucker modern management theory, and then planning, and then organizing. So a long way to go to batch 1. ठीक है? ठीक है, तो अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। सिंस बैच 1 और बैच 2 दोनों है यहाँ पे, तो मैं पहले बैच 1 का अटेंडेंस लूंगी। बैच 1 का अटेंडेंस पूरा होने के बाद बैच 1 के बच्चे